हेलो एवरीवन, एडमिरेबल एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैथ पेडागोजी का जो सेकंड क्लास है वो होने जा रहा है। इसमें जो मैथ का अगला टॉपिक है गणित का अर्थ, उसकी प्रकृति और साथ में कुछ मनोवैज्ञानिक के नाम भी मैंने दे रखे हैं नीचे, उनके बारे में बताया भी है। और इसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चन है लास्ट में, आप लास्ट तक आप लोग बने रहें। तो इसमें पहला स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन है, गणित मनुष्य जीवन का गणनात्मक पक्ष है। इसमें जीवन से संबंधित वस्तुओं के बारे में गणना की जाती है। सिंपल लॉजिक है, कुछ इसमें जानने वाली चीज़ नहीं है। गणित जो हम लोग हैं, आसपास की जो भी जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी हम लोग दैनिक दिनचर्या करते हैं, उसमें सभी में मैथ का यूज होता है। जैसे आप दूध लेते हैं, चाहे आप चलते हैं, आप कोई दूरी तय करते हैं, आपके घर में कितना राशन आता है, तो आप मैथ से घिरे हुए हैं। चारों तरफ आपका जो व्यवहार है और जो आपके नेचर है उसमें मैथ इंक्लूड है। इसीलिए इसे सभी विषयों का जनक भी कहा गया है। इसको अंतरिक्ष एवं गणात्मक विज्ञान की परिभाषा के रूप में भी परिभाषित किया गया है। अंतरिक्ष विज्ञान में क्या है, जितने भी हम लोग तारे ग्रह नक्षत्र देखते हैं उनकी सूर्य से दूरी, सूर्य कितने दिन में परिक्रमा लगाता है। जैसे हमारा दिन रात होता है, 24 घंटे ही क्यों होते हैं दिन रात में, एक साल में 365 दिन क्यों होते हैं। साथ ये सारी चीज़ें मैथ पे डिपेंड है। सारी की सारी ज्योतिष विद्या ये सब गणनात्मक चीज़ें हैं। शुरुआत में जब ज्योतिष की पढ़ाई होती थी उसमें भी ताराओं के जो स्थिति थी उसके बारे में, ग्रहों की जो स्थिति थी उसके बारे में पढ़ाया जाता था, जिससे आपके भविष्य के बारे में जो भी प्रिडिक्शन किया जाता था, ज्योतिष करते थे। ये सारी विषय वस्तु गणित से ही निकली हुई है। यह युक्ति संगत तर्क की आंगिक समस्याओं का विज्ञान है। युक्ति संगत मीन्स क्या है, आप किसी भी दुविधा में हैं, तो आप अगर किसी दुविधा में हैं, अगर वो मैथ के जरिए सॉल्व होने वाला है तो आपको एक तार्किक रूप प्रदान करता है जिसके द्वारा आप अपनी समस्याओं को सॉल्व करते हैं। लिंडसे ने कहा है, गणित भौतिक विषयों की भाषा है और निश्चय ही मानव मस्तिष्क में उत्पन्न इससे उत्तम अन्य कोई भाषा नहीं है। ये लिंडसे ने कथन दिया है। तो मैथ के पेडागोजी में कभी कभी ये स्टेटमेंट दे देगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने बोला है कि गणित भौतिक विषयों की भाषा है और निश्चय ही मानव मस्तिष्क में उत्पन्न इससे उत्तम अन्य कोई भाषा नहीं है। तो आप लोग लिंडसे आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट लाइन है जो सबसे ज़्यादा मान्य है, कॉरेंट एंड रॉबिन्स, इनके द्वारा बताया गया है जो भी वर्णन है वो संतोषजनक है। और हाल फिलहाल में इन्हीं के जो दिए हुए परिभाषा है उसको हम लोग मानते हैं। गणित मानव मस्तिष्क द्वारा वर्णित इच्छाओं की क्रियात्मक पक्ष है। यह चिंतनशील, कारक व सौंदर्यात्मक अनुभूति की इच्छा रखता है। सिंपल लाइन है, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग गणित की प्रकृति पे। गणित की प्रकृति कैसी होती है, नेचर ऑफ मैथ। गणित का सीधा संबंध नापतोल से है। गणित के सिद्धांतों के ज्ञान के बिना हम किसी भी क्षेत्र की नापतोल नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग पर डे कोई भी काम करते हैं, चाहे सब्जी लेते हैं, आपके जो दैनिक दिनचर्या की जो भी वस्तुएं हैं, आप अखबार लेते हैं, आप कोई भी वस्तु लेते हैं, वो सब गणनात्मक पक्ष में ही आता है और नापतोल में ही आता है वो। अगला है, अनेक अध्यापक तथा गणित प्रेमी इसकी प्रकृति को बिना समझे इसकी प्रशंसा करते हैं। बर्ट्रैंड रसल ने कहा है, यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की एक शाखा नहीं है, फिर भी यह तर्कपूर्ण भाषा है और इसीलिए यह सर्वमान्य बना दिया गया है। इसके तथ्य तर्क पर आधारित हैं। तर्कपूर्ण बातें जो होती हैं वो फिलॉसफी के सेक्शन में आता है। तर्क विषय वो मेन फिलॉसफी का ही है। तो इसमें इन्होंने बोला है कि गणित तर्कशास्त्र में नहीं आता, लेकिन इसकी जितनी भी भाषा है, इसका जितना भाषा है वो तर्कपूर्ण है। आप कोई भी मैथ सॉल्व करते हैं उसमें आप तर्क लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं। तो इसीलिए ये सर्वमान्य है कि गणित तर्क पर आधारित है, इसका तथ्य तर्क पर आधारित है। ये किसने कहा था? बर्ट्रैंड रसल ने। नेक्स्ट देखते हैं, गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है। व्याख्या के आधार पर उनमें विचार दृढ़ बनते हैं और इन्हें स्थूल रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे ठोस के आयतन ज्ञात करने के लिए जो सूत्र प्रयोग किए जाते हैं वे अमूर्त होते हैं, परंतु सूत्रों का प्रयोग करने पर जब व्यवहारिक दृष्टि से ठोसों के आयतन की गणना करते हैं तो वो स्थूल रूप में भी बदल जाते हैं। जैसे ठोस के तौर पे अगर हम लोग एक ईंट लेते हैं, ईंट का कुछ लंबाई, कुछ चौड़ाई, कुछ ऊंचाई होगा।
यदि हम उसका आयतन नापेंगे, एक मूर्त रूप अगर यूज करेंगे जैसे L इंटू बी इंटू एच, LBH, ये आयतन इससे निकल जाएगा। तो इसका जो वैल्यू प्राप्त होगा, इसका जो मान होगा, अगर वो वास्तविक रूप में उस ईंट को नापा जाए तो उसका जो आयतन, दोनों का आयतन सेम होगा, दोनों का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। तो हमारा जो गणित का तर्क है वो अमूर्त रूप से भी जो व्याख्या करता है वो मूर्त रूप से भी सही होता है। दूसरा है, गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से पद, प्रत्यय, चिन्ह, सूत्र और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। उन्हें संकेत, चित्र तथा लिपि के माध्यम से जाना जा सकता है। जैसे यदि वर्णात्मक समीकरण यहाँ क या की जगह यानी a+b कोई वैल्यू दिया है और b+c कोई वैल्यू दिया है और c+a कोई वैल्यू दिया है, अगर ऐसा कुछ वैल्यू दिया है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी चिन्ह के जो रूप हैं वो भी एक सूत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं, चिन्हों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो मैथ में सिर्फ अंक ही हो। इसमें जो भी सब दिए हुए हैं वो NCERT बेस्ड हैं। NCERT से ही मैंने ये PDF आप लोग के लिए तैयार किया है। लाइन में जो भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर वो NCERT से क्वेश्चन पूछेगा तो ये लाइन जरूर देगा, तो इस पर आप लोग इन वर्डों पे भी ध्यान दीजिएगा। गणित में जो सामान्य अनुमान का क्षेत्र व्यापक है, हम लोग सामान्य अनुमान बहुत ज़्यादा लगाते हैं। इसमें आगमन निगमन विधि, डिडक्शन, इंडक्शन भी सन्निहित होता है। एक होता है आगमन विधि, एक होता है निगमन विधि। उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, इस विधियाँ क्या होती हैं। तो इसमें दिया कि वास्तव में बीजगणित अंकगणित का ही सामान्य अनुमानीकरण है। बीजगणित अगर हम पढ़ेंगे, बीजगणित में जो भी हम लोग डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं वो एक तरह से अंकगणित का ही सामान्य अनुमानीकरण है। अंकगणित से ही वो मिलकर बना हुआ है बीजगणित। तो ये इसकी प्रकृति है, उसके बारे में बता रहा है। नेक्स्ट है, प्रत्येक ज्ञान गणित द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता है। इसके निश्चित उत्तर होते हैं, उनमें किसी प्रकार का शक संदेह नहीं होता। वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के आपस में संबंध और संख्यात्मक निष्कर्ष निकालने हेतु निकाले जाते हैं। चूंकि ये निष्कर्ष विशेष संख्या से संबंधित होते हैं, इसीलिए इन पर विश्वास किया जा सकता है। गणित की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है कि इसका जो भी आंसर होता है वो सटीक होता है, उसमें कोई संदेह नहीं होता। आप लोग एग्जाम में भी जब बैठते होंगे, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, उसमें अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है, उसमें 30 क्वेश्चन अगर मैथ है, तो आप जब मैथ सॉल्व करते हो तो आपको एक अनुमान मिल जाता है कि मेरा गणित कितना सही है। लेकिन अन्य जितने भी क्वेश्चन होते हैं GS के, जो भी आएगा, हिंदी, इंग्लिश, उसमें आपको संदेह होगा आंसर में। तो गणित का एक सबसे अच्छी प्रकृति क्या है कि इसका जो भी वैल्यू हम लोग को मिलता है वो सटीक मिलता है और निसंदेह। तो वास्तव में पाई जाने वाली वस्तुओं के आपस में संबंध, जैसे हमारे यहाँ जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं मिलती हैं, उनका आपस में कुछ सहसंबंध होता है तथा उसका संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। चूँकि ये निष्कर्ष विशेष संख्या से संबंधित होते हैं, इसलिए इन पर विश्वास किया जा सकता है। जैसे आपके यहाँ कोई ग्वाला आया, आपने कहा उसे मुझे 5 लीटर दूध चाहिए, तो उसके पास जो भी बर्तन, जो नापने वाली जो बर्तन होती है, उससे वो मेजर कर देगा 5 लीटर। तो वहाँ आपके और उसके बीच में कोई संदेह नहीं रह जाएगा। आपको भी लगेगा कि हाँ, इसने सही तौला, इसे सही मापा है, और उसे भी संतोष है कि मैंने सही माप में आपको दिया है। नेक्स्ट, गणित विज्ञान के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, जिन पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि इस ज्ञान का एक निश्चित आधार होता है। सिंपली हमारे ज्ञानेंद्रिय यानी हमारा मस्तिष्क, हमारे जो नेत्र हैं और हमारे जो फील करने की जितने भी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इन सबसे गणित सब्जेक्ट रिलेटेड है। नेक्स्ट है, गणित विषय को पाठ्यक्रम में एक विशेष स्थान देने के मुख्य कारण क्या क्या है, ये भी देख लेते हैं। ये NCERT में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये NCERT का ही सिलेबस है, और वहीं से मैंने ये PDF तैयार किया है, जो कि CTET के एग्जाम में भी पूछता है। नेक्स्ट है, देखते हैं। पहला है, गणित एक यथार्थ विज्ञान है। इसका अध्ययन करने का मुख्य कारण यह है कि छात्रों में इस विषय के अध्ययन द्वारा स्पष्टता पैदा की जाए। उदाहरण के रूप में 2 + 3 = 5, और यह 6 या 4 नहीं हो सकता। तो सबसे इसका जो मेन मुख्य लक्ष्य है वो है कि बच्चों के अध्ययन में स्पष्टता पैदा करना।
अगर आप गणित पढ़ते हैं तो उसमें 2 + 3 5 ही होगा, ना कि वो 6 होगा, ना कि 4 होगा। इससे क्या हुआ, आपके मन में एक यथार्थवादी विचारधारा उत्पन्न होती है, जिससे आप किसी भी उत्तर के प्रति स्पष्ट रहना सीख जाते हैं। तो जो मैथ के स्टूडेंट होते हैं बहुत लॉजिकली बात करते हैं और तर्क से तर्क बातें करते हैं, ना कि उससे अलग जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा ट्रेडिंग होता है शेयर मार्केट में, वो भी पूरा का पूरा गणित पे ही डिपेंड होता है। तो मैथ का जो भी क्षेत्र है इतना व्यापक है कि उसका अंत पा पाना बहुत मुश्किल है, और मैथ सब्जेक्ट खुद में एक परिपूर्ण सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, गणित तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। प्रत्येक समस्या के हल करने में छात्र को तर्क के आधार पर समस्या को हल करना पड़ता है। प्रत्येक पद का संबंध दूसरे पद से किसी निश्चित तर्क पर आधारित है। इसमें समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ये एक लॉजिकल यानी तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। तो कोई भी समस्या होता है उसको सॉल्व करने के लिए वो उसके पहले जो समस्या था उससे उसको रिलेट करके सॉल्व करता है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन है 2 × 5 इसकी वैल्यू क्या होगी, बच्चा भी प्राइमरी स्तर पे है, उसको नहीं पता 2 × 5 यानी 2 × 5 का वैल्यू क्या है, तो वो क्या करेगा, आप लोग सिखाएंगे कि बाबू 5 को 2 बार लिख दो, ऐसे लाइन खींच दो 5 को और इसको कैलकुलेट करो, तो ये आ गया इसका वैल्यू 10। ये कैसे सीखा, जोड़ना कैसे सीखा, यानी अगर इसको जोड़ भी रहा है बच्चा तो इसके पहले तो उसने जोड़ सीखा होगा, 1 + 1 + 1 + 1 उसने सीखा तो होगा, ये 5 है, ये 5 है, और 5 5 दोनों को ऐड कर देंगे तो 10 होगा। यानी अगला जो भी सवाल है, जो भी प्रॉब्लम होगी, उसको वो अपने पहले के जो सॉल्व किया हुआ थ्योरी होगा उससे रिलेट करेगा। तो इससे किसी भी बच्चे के अंदर एक तार्किक दृष्टिकोण पैदा होता है। नेक्स्ट है, गणित का जीवन से घनिष्ठ संबंध होता है, जैसे मशीन का प्रयोग, भवन निर्माण, दैनिक वस्तुओं की खरीद आदि में भी गणित का सामान्य ज्ञान आवश्यक होता है। जैसे मैंने बताया कोई भी मशीन होता है, जैसे आपका पिस्टन ही है, आप लोग एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बताता हूँ, आप लोग का जो गियर होता है गाड़ी का, मोटरसाइकिल का जो गियर होता है, वो किस थ्योरी पे बेस्ड है ये आप लोग को शायद बहुत कम पता होगा। वो एक मैट्रिक्स के पूरा का पूरा मैट्रिक्स का कैलकुलेशन होता है, जिसपे आपका गियर काम करता है गाड़ी का। आप लोग सर्च कीजिए, आप लोग को मिल जाएगा गूगल पे कि जो मशीन का इंजन होता है, जो उसके गियर होता है, वो मैट्रिक्स पे कार्य करता है। नेक्स्ट है, गणित वैज्ञानिक विषयों का आधारशिला है। विज्ञान के भिन्न भिन्न विषय जैसे ज्योतिष विज्ञान, जैसे मैंने बताया आप लोग को ग्रह नक्षत्रों के बारे में जो भी पढ़ी जाती थी, फिर नक्षत्र विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, उदाहरण के रूप में दबाव की मात्रा, भार, आयतन, घनत्व, गुणात्मक मान, ये सभी विषय मैथ पे डिपेंड है, ये सभी विषय। अगला है, गणित एक विशेष प्रकार के सोचने का दृष्टिकोण प्रदान करता है। गणित के एक निश्चित क्रमानुसार सत्य तार्किक रूप में सोचने का दृष्टिकोण पैदा करता है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें तो कुछ समझाने वाली बात है नहीं कि लड़का एक सोचने में बच्चे को दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो वो सोच सकता है, वो थिंकिंग कर सकता है किसी भी कार्य को करने के पहले। तो ये तो था मैथ का नॉर्मल परिचय, उसकी प्रकृति के बारे में, उसका क्षेत्र भी था। और अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, महान गणितज्ञ उनकी कृतियों का संक्षिप्त वर्णन, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि ये जो टॉपिक है उसने किसने लिखा, चाहे ये जो बुक है वो किसने लिखा, इसके बारे में इसमें मेंशन किया है मैंने। तो सबसे पहले जो हमारे गणितज्ञ है वो आर्यभट्ट प्रथम, जो बहुत महान मैथमेटिशियन है। इनके परिचय के बारे में पढ़ते हैं। यह पटना के निवासी थे। इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय के गणित पाद के 322 श्लोकों में गणित के महत्वपूर्ण एवं मूलभूत सिद्धांतों को सार रूप में कह दिया है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में ज्या, जिसको साइन बोलते हैं, इसका प्रयोग सबसे पहले आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति में किया है। नेक्स्ट है, रेखा गणित में इन्होंने पाई का दशमलव के 4 स्थानों तक मान 3.1416 ज्ञात किया है। अंकगणित के क्षेत्र में इन्होंने वर्गमूल एवं घनमूल ज्ञात करने की विधियाँ एवं त्रैराशिक नियमों का उल्लेख भी किया है। तो आर्यभट्ट के बारे में ये 3 लाइन जो ये है, इन्होंने ज्या का सबसे पहला प्रयोग
किसने किया था। रेखागणित में दशमलव के 4 पाई के दशमलव के 4 स्थानों तक मान किसने दिया था, आर्यभट्ट ने। और लास्ट है कि अंकगणित के क्षेत्र में इन्होंने वर्गमूल घनमूल ज्ञात करने की विधियों तथा त्रैमासिक नियमों का भी उल्लेख किया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है। नेक्स्ट है भास्कर प्रथम, इनका जो टाइम पीरियड था वो 600 ईस्वी था। इन्होंने अपनी पुस्तक महाभास्करी, आर्यभट्टीय भाष्य और लघु भास्करी में आर्यभट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को और विकसित रूप दिया। सिंपल इन्होंने जो आर्यभट्ट द्वारा जो भी लिखा प्रतिपादित सिद्धांत था उसका इन्होंने विस्तार किया भास्कर ने। नेक्स्ट है ब्रह्मगुप्त 628 ईस्वी, इन्होंने गणित की 20 क्रियाओं तथा 8 व्यवहारों पर प्रकाश डाला। बीज गणित में समीकरण साधनों के नियमों का उल्लेख किया तथा अनिर्णित द्विघातीय समीकरण भी बनाया। इन्होंने समकोण त्रिभुज के सुलभ सूत्र का विस्तृत वर्णन भी किया है। तो इन्होंने 20 क्रियाओं और 8 व्यवहारों पर प्रकाश डाला मैथ के। याद रखिएगा आप लोग, किसने किया था, ब्रह्मगुप्त ने, जो बीजगणित में समकरणीय साधनों के नियमों का उल्लेख किया तथा अनिर्णित द्विघातीय समीकरण के बारे में भी इन्होंने बताया था। नेक्स्ट है महावीराचार्य, इन्होंने क्या किया था, महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह नामक अंकगणित के बृहद ग्रंथ की रचना की थी। इसमें अंकगणित का विधिवत वर्णन किया गया था तथा इसमें संग्रहित प्रश्न अत्यंत मनोरंजक हैं। इन्होंने लसप का आधुनिक नियम ज्ञात किया। किसका, लसप का। ये क्वेश्चन पूछता है कि लसप का आधुनिक नियम किस भारतीय गणितज्ञ ने दिया था, तो महावीराचार्य ने सबसे पहली बार 1500 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ये भी इम्पोर्टेंट है। जब भी हम लोग द्विघाती समीकरण सॉल्व करते हैं उसमें हम लोग इनका फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अंकगणित व नवछत्तिका तथा त्रिशतिका पढ़ गणित और बीज गणितीय पुस्तकों की रचना की। इनकी रचना शैली अत्यंत सरल, संक्षिप्त तथा हृदयग्राही थी। इनकी जो रचना थी वो बहुत ही सरल और संक्षिप्त थी। नेक्स्ट है आर्यभट्ट द्वितीय, आप महाराष्ट्र के निवासी थे। इन्होंने महासिद्धांत नामक एक ग्रंथ लिखा जिसके एक अध्याय में अंकगणित तथा दूसरे अध्याय में प्रथम घात वाले अनिर्धार्य समीकरण का प्रतिपादन किया। ये प्रथम घात वाले, एक घात वाले सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया था। किसने, आर्यभट्ट द्वितीय ने। ये महाराष्ट्र के निवासी थे और इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था, महासिद्धांतक नामक ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट है श्रीपति मिश्रा, ये बहुत फेमस है, ये भी श्रीपति मिश्रा जी। इनके बारे में जानते हैं। इनका जो टाइम था 1039 ईस्वी था। इन्होंने सिद्धांत शेखर तथा गणित तिलक की रचना की। क्वेश्चन पूछेगा कि सिद्धांत शेखर तथा गणित तिलक की रचना किसने की थी, तो श्रीपति मिश्रा जी ने की थी। इन्होंने क्रमचय और संचय का विशेष कार्य किया था। क्रमचय और संचय का जो थियरी है ये इन्होंने दिया था। नेक्स्ट नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, नाम बहुत तगड़ा सॉलिड है। इनका जो टाइम था 11th जो सेंचुरी था, 11वीं शताब्दी, उसमें उनकी प्रसिद्ध प्रमुख गोमता सार है, पुस्तक जो है गोमता सार है, जिसके 2 भाग हैं, पहला कर्मकांड और दूसरा जीवकंद। दोनों जीव राशियों, उनके कर्मों, अष्टबंध, निर्जरा, सार्वत्रिक समुच्चय, एकैकी संगत, शुक्रमावादी प्रमेय, जिसको बोलते हैं अच्छी व्यवस्था प्रमेय आदि पर चर्चा करते हैं। इन्होंने जो भी इनके बारे में मेन यही पूछेगा कि इनके पुस्तक का नाम क्या था, गोमता सार है, जिसके 2 भाग हैं, कौन कौन से, कर्मकांड और जीवकंद। या सिंपली पूछ देगा कि कर्मकांड और जीवकंद किसके द्वारा रचित है, तो नेमिचंद द्वारा। याद रखिएगा आप लोग, नाम भी टेढ़ा है, इनके पुस्तक का भी नाम टेढ़ा है, इनका काम भी टेढ़ा है। नेक्स्ट देखते हैं भास्कराचार्य द्वितीय 1114 ईस्वी। वेदों में जो सिद्धांत सूत्र रूप में थे उनकी पूर्ण अभिव्यक्ति भास्कराचार्य की रचना में हुई। इन्हीं पुस्तकों को आधार मानकर वेदों में प्रयुक्त सूत्रों का प्रयोग वैदिक गणित का आधुनिक कृतियों में किया जा रहा है। भास्कराचार्य के बारे में आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा। भास्कराचार्य मैथमेटिशियन थे और साथ में जो इन्होंने सूत्र दिया था उसी का प्रयोग अभी के समय में वैदिक जो मैथ है उसको
आधुनिक मैथ में बदलने के लिए इनका प्रयोग किया जा रहा है। इनके जो सिद्धांतों का था वो प्रयोग किया जाता है। नीलकंठ ने 1500 ईस्वी में एक पुस्तक में ज्या आर के मान की गणना की। इन्होंने रेडियन के बारे में बताया था, साइन आर। इन्होंने अंकगणित पर गणित कौमुदी, ये क्वेश्चन पूछता है, गणित कौमुदी एक बृहद ग्रंथ है मैथ का, इसके जो रचयिता थे उनका नाम क्या है, तो नीलकंठ जी थे। इनके अनेक विषयों का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट है नीलकंठ 1587, ये दूसरे नीलकंठ जी हैं, वो दूसरे नीलकंठ जी थे। नीलकंठ ने ताजिक नीलकंठी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें ज्योतिष गणित का प्रतिपादन किया। ये ध्यान दीजिएगा, ज्योतिष गणित का प्रतिपादन ये नीलकंठ जो दूसरे थे इन्होंने किया। तो कमलाकर, इन्होंने क्या किया, कमलाकर जी का जो समय था 1608 ईस्वी था। इन्होंने सिद्धांत तत्व विवेक नामक ग्रंथ की रचना की। किसने, सिद्धांत तत्व विवेक नामक ग्रंथ की रचना की। याद रखिएगा, कमलाकर जी ने किया था। और वर्तमान के समय में जो 1800 ईस्वी के बाद जो वर्तमान समय गणित का पीरियड है, इसमें कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं हम लोग। नृसिंह बापू देव शास्त्री 1831, इन्होंने भारतीय एवं पाश्चात्य गणित पर पुस्तकों का सृजन किया है। इनकी पुस्तकों में रेखा गणित, त्रिकोणमिति, सायनवाद और अंकगणित मुख्य है। इसके बारे में इन्होंने दिया था कुछ थ्योरी जो भी है रेखा गणित की, त्रिकोणमिति की, सायनवाद की और अंकगणित की। नेक्स्ट है सुधाकर द्विवेदी जी, इनके बारे में जानते हैं। इन्होंने दीर्घवृत्त लक्षण, गोलीय रेखागणित, समीकरण मीमांसा आदि अनेक पुस्तकों की रचना की थी। तो पूछ देगा कि दीर्घवृत्त लक्षण किसकी रचना है, चाहे गोलीय रेखागणित किसकी रचना है, चाहे समीकरण मीमांसा किसकी रचना है, तो सुधाकर द्विवेदी जी की। नेक्स्ट है रामानुजन, इनके बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, ये तो बहुत ही महान व्यक्ति हुए वर्तमान समय में। रामानुजन सूत्र रूप में गणितीय एवं अन्य सिद्धांतों को लिखने व सिद्ध करने की वैदिक परंपरा के आधुनिक युग के महान गणितज्ञ हैं। वैदिक परंपरा जो थी उसको आधुनिक युग में अप्लाई करने वाले जो मैथमेटिशियन थे रामानुजन, ये बहुत ही महान गणितज्ञ कहे गए हैं, माने गए हैं वर्तमान में। नेक्स्ट है स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, आप वैदिक गणित के प्रधान भाष्यकार हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक वैदिक गणित में वैदिक सूत्रों को पुनः प्रतिपादित किया है, जिसमें निहित सिद्धांतों और विधियों को इतनी सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। तो स्वामी भारती जी क्या है, तो इन्होंने वैदिक गणित में जो वैदिक सूत्र थे उन्हें पुनः प्रतिपादित किया है और बहुत ही इजी वे में उसको बताया है, आप सबके सामने समक्ष प्रस्तुत किया है। इनका ये कुछ मनोवैज्ञानिक थे, इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट, उनकी रचना के बारे में पूछता है, तो ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो आइए, ये था थ्योरी। अब आगे कुछ क्वेश्चन हैं तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है किसमें होता है, विज्ञान के साथ, नागरिक शास्त्र, भूगोल या सम्यक ज्ञान। सबसे इसमें सुटेबल कौन सा होगा, तो सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा विज्ञान के साथ, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं, वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक। तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक। नेक्स्ट है आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है या किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। जब में योगदान जान रहा है या किस, ये दोबारा टाइप हो गया है, इस पर आप ध्यान मत दीजिए। तो आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है या किस उद्देश्य की पूर्ति करता है, आंसर आप लोग बताएंगे। ऑप्शन है अवबोध, अभिरुचि, अभिवृत्ति और व्यक्ति। तो योगदान सबसे बड़ा क्या है कि बालकों में अभिरुचि लाना। नेक्स्ट है ताश के पत्तों में छिपे अंकों के खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है या किस कारण से संबंधित है, व्यक्तित्व, ज्ञानोपयोग, कौशल या अवबोध। तो ताश के पत्तों में छिपे अंकों के खेल को अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त करता है, तो ये आ जाएगा व्यक्तित्व पे। नेक्स्ट है गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी होता है, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। आप लोग बताइए, ये ऋग्वेद है। नेक्स्ट है सबसे लास्ट क्वेश्चन है,
और बाकी के जो मैं इसका PDF बना दूंगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे, कुछ टॉपिक क्लियर कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं इसके जो भी जितने भी कंप्लीट PDF जो मुझे लगेगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा होगा उसको मैं बताऊंगा, उसका डिस्कशन भी करूंगा आप सभी के साथ। तो बने रहिए। साथ में जो लास्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं। और आज का आखिरी जो सवाल है वो है इकाई उपागम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये हमेशा पूछता है। किसने किया था? मॉरिसन महोदय ने किया था, मॉरिसन ने किया था। इकाई उपागम मॉरिसन, इकाई उपागम मॉरिसन, याद रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे पेपरों में इसके बारे में पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर उम्मीद है कि आप लोग पसंद जरूर करेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो, आप ज़रूर बताइए। चाहे आपको लगता है कि मेरे जानकारी में कुछ त्रुटि है जो मैंने बताया, उसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आज के लिए धन्यवाद।